जय श्री राम। आज की ये प्रेस वार्ता हिंदू युवा वाहिनी कर्णावती महानगर गुजरात प्रदेश की इकाई के द्वारा की जा रही है। मेरे सहयोगी जिला अध्यक्ष विशाल भाई और जिला के महामंत्री श्री भावेश भाई कंसारा, उपस्थित आप सभी लोगों का मैं सादर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी को वंदन करता हूँ। आज का हमारा मुद्दा है कि प्रायोजित एक लव जिहाद जो हिंदू धर्म के ऊपर एक छद्म युद्ध जो थोपा जा रहा है विधर्मी समाज के द्वारा। आए दिन आप लोग पिछले 10 दिनों से लगातार एक नया किस्सा देख रहे होंगे जिले में, प्रदेश में, कि हमारी हिंदू बालिकाओं को प्यार के नाम पर विधर्मियों द्वारा नाम बदल करके, अपनी आइडेंटिटी बदल करके एक लव जिहाद उसको डिस्क्राइब किया है केरल की कोर्ट ने। उस एक योजनाबद्ध तरीके से गुमराह करके उन बालिकाओं को उठाया जा रहा है और बाद में उनके जीवन को खराब कर दिया जाता है। ऐसे अनेक किस्से पिछले 7 दिनों में हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं और इस तरह की ये विडंबना है कि इतने किस्से और इतनी कहानियाँ कभी आए नहीं थे लव जिहाद के लिए, जिन्होंने हिंदू जनमानस को हिला करके इस समय रख दिया है। पिछले 20-25 दिनों से हिंदू युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश की 22 जिलों में कार्यरत इकाइयों ने लगभग 16 जिलों में जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर को आवेदन हमने लिखित में दिया है। अहमदाबाद में भी हमने जिला कलेक्टर को आवेदन दिया है, आप सभी को संज्ञान में होगा ये मामला। बावजूद इसके कि सरकार इस तरफ ध्यान न देते हुए विधर्मियों की ताकत बढ़ गई है कि विधर्मी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और पिछले 6 से 7 दिन में हिंदू युवा वाहिनी के पास 6 से 7 ऐसे मामले आए हैं जिनमें विधर्मी मुस्लिम युवकों ने हमारी हिंदू लड़कियों को उठा करके प्रताड़ित करने की कोशिश की है। अब इसको रोकने के लिए आज के बाद इस प्रेस वार्ता का हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को एक ये चेतावनी देना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को एक बात बताना चाहते हैं कि आज के बाद ये चिट्ठी लिखने वाला काम हमारा बंद हो रहा है। अब हम चिट्ठियाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि चिट्ठियाँ लिखते लिखते तो परिणाम शून्य हैं और निशाने उनके बढ़ते जा रहे हैं, हमारे धर्म पर ये अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। मैं थोड़ा सा कुछ अपनी डिमांड रख सकता हूँ आप लोगों के माध्यम से सरकार को। तो मेरा पहला एक सरकार श्री को आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी कुछ 5-6 बातें हैं, मैं अपनी एक सलाह उनको देना चाहता हूँ, फिर हम लोग उसके आगे की कड़ी के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब किसी हिंदू परिवार की लड़की अपने घर से पलायन कर रही है और वो विक्टिम परिवार पुलिस स्टेशन जाता है तो तत्काल उसकी FIR पुलिस नहीं लेती है। बहुत दबाव आने पर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद उनकी एक ऐसी फरियाद जाणवा जो गर्जी यहाँ गुजरात में कहते हैं वो लेती है। बजाय उसके पहले दिन अगर एक FIR ले ली जाए उस परिवार की और इन्वेस्टिगेशन तत्काल शुरू कर दिया जाए तो शायद वो हिंदू बालिका 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में हमें वापस उस परिवार को मिल सकती है। पुलिस FIR नहीं लेती। सरकार पुलिस को निर्देश दे कि जो भी हिंदू मुस्लिम लड़की का मामला पुलिस स्टेशन में आता है तो पुलिस उस पर FIR तुरंत दर्ज करे। दूसरी बात कि वकील जो फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि ऐसे सैकड़ों वकीलों की तादाद पूरे प्रदेश में है जो फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हिंदू लड़की को मुसलमान बना देते हैं, शादी कर देते हैं। ये अधिकार उनको नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, मेरी रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर ऐसे दावे, ऐसी अर्जियां जाती हैं तो सरकार रजिस्ट्रारों को निर्देश पारित करे। उस जो लव जिहाद कानून बनाने की जो एक परिपाटी सरकार ने उठाई है, खाली वाणी विलास कर रहे हैं, हम करेंगे, अभी तक किया कुछ नहीं उन्होंने। रजिस्ट्रार ऑफिस में ऐसे निर्देश पारित किए जाएँ कि जहाँ भी हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का या कोई भी विधर्मी लड़का शादी के लिए आवेदन देते हैं तो उसको रजिस्ट्रार रिजेक्ट करे। वो तब तक के लिए रिजेक्ट करे जब तक हमारी हिंदू सामाजिक परंपरा के अनुरूप दोनों समाज के परिवार बैठ करके आपस में बात नहीं करते हैं। सरकार को ये
रजिस्ट्रार को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी विधर्मी युवक के साथ किसी हिंदू लड़की की शादी को ठप्पा लगा देता है। तीसरी बात हमारी ये है कि चौथी बात कि हिंदू लड़की और किसी विधर्मी या मुस्लिम लड़के की शादी पर ही कानूनन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अगर उनको करना है तो जैसा मैंने पिछली बात में बताया कि हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का अगर शादी करना चाहते हैं तो हमारे हिंदू समाज में हमारी एक परिपाटी चलती है कि हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे रिश्तेदार लोग आपस में बैठ करके इसका कंक्लूजन ला करके लड़की लड़के को पसंद करके एक प्रावधान होता है, उस तरह की एक व्यवस्था बनानी चाहिए। कोर्ट में जाकर के शादी मुस्लिम लड़के से करने की बात को हम खंडित करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं खाली सरकार, गुजरात सरकार से नहीं, मैं केंद्र की सरकार से भी ये एक अनुनय करता हूँ, एक विनय करता हूँ, उसका अनुमोदन उन सबको करना चाहिए कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनको बने रहने दें। रजिस्ट्रार ऑफिस में या किसी वकील की चेंबर में बैठ करके शादियाँ नहीं होनी चाहिए विधर्मी लड़कों से। और जो पांचवा मुद्दा मेरा ये है सरकार को कि सरकार और समाज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हम लोगों का, आप सभी का, पत्रकार भी लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ लोग कहते हैं, हम सब का अपना एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि ये लोगों के जो तरीके होते हैं हमारी हिंदू बालिकाओं के प्रति, महिलाओं के पास पहुंचने के, इनके जो अपने तरीके हैं कि स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से, लोभ लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, झूठ बोल करके, उसमें एक कड़ी अभी नई और जुड़ी, ऐसा भी एक मामला मेरे पास वटवा का आया है कि ये लोग, हमारी हिंदू महिलाएं जो गृह उद्योग चला रही हैं या गृह उद्योगों पर चल रही हैं, ये लोग सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, वो सीवण क्लास का लेकर के एक्टिवा पे वो रहमान है राजेश बन के ले जाके बंडल ले आता है, 6 महीना बंडल दे के आता है, 6 महीना बाद उस लड़की को एक्टिवा दे देता है और 7वें महीने लेकर के फरार हो जाता है। इस मामले पर भी हम लोगों को ये हमको संज्ञान में लेना चाहिए और अपने हिंदू समाज को जागृत करना चाहिए। और सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों के लिए आज चिंता का विषय बनी है कि इतने सारे मामलों को उठा करके आज जब हमने देखा कि विगत 30-35 सालों से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे हिंदुओं की, भाई आज 35 लाख की आबादी का कर्णावती महानगर शहर और आज 80 लाख की आबादी का कर्णावती महानगर शहर, विकास के नाम पर इतनी सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन 80% हिंदी भाषी क्षेत्रों की बालिकाएं मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपने शिक्षा के लिए जाती हैं, अपनी उच्च शिक्षाओं के लिए जाती हैं। तो मैं सरकार से एक ही अनुरोध 7वां और करूंगा कि हमारे हिंदी भाषी इलाकों में अहमदाबाद पूर्व में ऐसी 2-4 यूनिवर्सिटी, 2-4 कॉलेजों की भी स्थापना सरकार को बहुत शीघ्र करनी चाहिए कि हमारी हिंदू परिवारों की, हमारी सभ्य समाज की, संस्कृति की जो धरोहर है, ऐसी बालिकाएं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपने शिक्षा उपार्जन के लिए जाती हैं, उनको न जाना पड़े और अपने घर में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, अपनी जगह पर उनको शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। अब ये 7 डिमांड हमारी है। इसके बाद मैं सरकार जी को इन 6-7 डिमांड के बाद में ये हम लोगों ने हिंदू युवानी कर्णावती महानगर में हमने सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में 18 तारीख के बाद हर जिले की कलेक्टर कचहरी को लव जिहाद से पीड़ित परिवार उस जिले में जो होंगे, हम उन सभी का आह्वान करने वाले हैं कि आप सभी लोग कलेक्टर ऑफिस या वहाँ लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है उस अधिकारी का, उस कार्यालय का हम घेराव करने वाले हैं हिंदू युवानी टीम के साथ। और ऐसे सभी लोगों को हम आमंत्रण देने वाले हैं। हम आह्वान, आमंत्रण शब्द तो नहीं कहा जाता है इस घटना के लिए, हम आह्वान करने वाले हैं उन पीड़ित परिवारों से कि आपकी लड़की 6 दिन पहले, 6 महीना पहले, 6 साल पहले अगर चली गई है तो आप आइए, आपको न्याय की व्यवस्था दिलाने का जिम्मा हम लेते हैं और ये काम हम आगे करने वाले हैं। कर्णावती महानगर में भी कलेक्टर ऑफिस को हम घेरने वाले हैं। कलेक्टर ऑफिस के सामने हम भारी संख्या में ऐसे परिवारों को लेकर के उपस्थित होने वाले, कम से कम हम 2000 परिवारों के, ऐसे परिवारों के संपर्क में हैं जिनकी लड़कियां विधर्मियों के हाथ में चली गई हैं, परिवार पायमाल हो रहे हैं। अभी का मेरे पास एक किस्सा है, 3 दिन पहले का, वटवा की एक लड़की है, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो तो 13-14 साल की ये बालिका है। नारोल पुलिस ने इसकी फरियाद नहीं ली परिवार की, जानवा जोग अर्जी लेते हैं, FIR नहीं लेते हैं। और नारोल से अभी हमने 6 दिन पहले इस लड़की को खोजा है, हम 24 घंटे में इसको निकाल के ला सकते हैं। नारोल पुलिस को साहलम 2.5 किलोमीटर पहुंचने में 6 महीने लग गए और वो भी इस परिवार की मजदूरी से।
इस परिवार ने मजदूरी की है, इस लड़की की परिवार ने मजदूरी की है और शाह आलम से लड़की को उठाने में इनको 6 महीना लगा, हम लोग 2.5 घंटे में ले आए। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं इसमें कहीं न कहीं पुलिस का फेलियर बड़ा माना जा सकता है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस को निर्देश देने चाहिए कि कम से कम ये पर्टिकुलर जो विषय आ रहा है कि भाई हिंदू लड़की को उठा करके वो लड़का ले गया, तो इसको तुरंत FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन, उसको भागने का मौका क्यों देते हैं? ये बड़ी विडंबना है। कुछ बातें हैं परिवार की जो सिक्रेसी होती है उसको हमको मेंटेन करना चाहिए। इस लड़की की ज़िंदगी को खराब कर दिया उस विधर्मी ने, ये सिर्फ पुलिस की विफलता के कारण कि 6 महीना अगर हमने उसके पास रहने दिया तो इसका जीवन खराब है, वो किसी लायक नहीं रह जाती है। दूसरा एक मामला वटवा पुलिस स्टेशन में आया था, हिंदू समाज की एक लड़की को एक विधर्मी युवक ले गया था, खंभात से उसको उठा करके लाए हैं। इसी एक सप्ताह की सारी बात मैं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी पीड़ादायक चीज़, जिस हीन कृत्य ने, जिस दर्द ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं बैठ करके मीडिया को संबोधित करूं। अभी 4 दिन पहले आप सभी जानते होंगे, शायद आप में से कोई हो भी ऐसा, कारेंज पुलिस स्टेशन की एक घटना कि एक पुलिस कांस्टेबल लड़की विधर्मी युवक के साथ में, पुलिस की हेड कांस्टेबल लड़की विधर्मी युवक के साथ में कारेंज पुलिस स्टेशन में PI PSI के सामने अपना स्टेटमेंट दे रही है और वो मुस्लिम लड़का उसको PI के सामने धमका रहा है कि तुझे मैं ये लास्ट चांस देता हूँ तो सोच ले तुझे क्या करना है। वो कितनी कैरियर ओरिएंटेड लड़की होगी जो खुद हेड कांस्टेबल है, PI के एग्जाम दे करके आई है, लेकिन उस लड़के ने उसको PI के सामने इतना लाचार कर दिया तो वो कानूनी प्रक्रिया से अपने आप को अलग करके और उसी विधर्मी लड़के के साथ चली जाती है और PI खड़ा होकर के लाचार देखता रहता है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं उस PI से पूछना चाहता हूँ कि उस समय हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए? आखिर तुम अपने डिपार्टमेंट के साथ तो न्याय करो, हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हो, आप अपने डिपार्टमेंट के साथ तो न्याय कर सकते हो। तो इस तरह के ढेर सारे किस्से, एक भरूच का किस्सा इस समय मेरे पास है, SP के पास तपास है, 1.5 महीना हो गया, कुछ पता नहीं है। और उसके बाद वटवा में एक और 3 दिन पहले एक विधर्मी युवक मेडिकल स्टोर चलाता है, उसने किसी एक लड़की की ज़िंदगी खराब की है। उस महिला को उसने बरगला करके, 8 महीने का बच्चा उसके पेट में है उस महिला के, और अब वो उसको मारने की, काटने की धमकी देता है। इस समय वो पुलिस की हिरासत में है। तो इस तरह की ये जो घटनाएं आए दिन बनती जा रही हैं और सरकार के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये लोग मामलों को सुनते हैं और वाणी विलास मंच पे खड़े हो जाएंगे, बस हमने रोज जिहाद के लिए ये ऐसा कर देना, वैसा कर देना, दूसरे दिन से मामला गायब। कानून बनाने की बात ये लोग इतने दिनों से कर रहे हैं, कानून बनता नहीं है, अमल कोई होता नहीं है, पुलिस कोई एक्शन लेती नहीं है। तो हमारे हिंदू समाज को, इन पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा, ये सरकार को सोचना है। अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में वो लोग जितना मस्त हैं उसकी 10% ऊर्जा मैं गृह मंत्री श्री से भी निवेदन करता हूं। पिछले 6 दिनों से देख रहा हूं कि ये 6 मामले आ गए हैं। अगर एक में सरकार का एक मंत्री इंटरेस्ट ले ले, एक केस में सरकार का एक मंत्री अगर इंटरेस्ट ले ले, तो शायद गुजरात में ये जो ये पाप, ये दुष्कृत्य ये लोग कर रहे हैं, ये बंद हो जाए। लेकिन ये लोग करते नहीं हैं, इनके कान में जू नहीं रेंग रही है। इसलिए हिंदू युवा आयोग ने ये बीड़ा उठाया है कि अब हम बड़े जन आंदोलनों की तैयारी में हैं और ऐसे लगभग 2000 से ज़्यादा पीड़ित परिवारों के संपर्क में है। और आने वाले समय में सरकार के खिलाफ, अगर सरकार आने वाले 1 सप्ताह में, 10 दिन में कोई कड़ा कानून नहीं बनाती, आश्वासन नहीं चाहिए, कानून चाहिए, कानून नहीं चाहिए, कानून का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। वी डोंट नीड एक्ट, वी नीड एक्शन। ये बात मैंने पहले दिन कही है और आज फिर से कह रहा हूँ कि एक्शन चाहिए, सरकार एक्शन में आए और ऐसी चीज़ों से, ऐसी जो ये धर्म परिवर्तन का इनका जो ये छद्म तरीका है, जो छद्म युद्ध हमारे साथ, हमारी संस्कृति के साथ खेल रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए सरकार आगे आए। अन्यथा हम अपनी ताकत के साथ आगे आएंगे। और इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। શૈલેન્દ્રભાઈ, આગામી પ્રોગ્રામ શું રહેશે તમારો? કઈ તારીખથી કયા પ્રકારનો કાર્યક્રમ? અમે 18 તારીખ પછી જે છે અમારી જનરલ બોડીની મીટિંગ થશે અને 18 તારીખ પછી ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાં જ્યાંથી અમારી પાસે કેસો આવેલા છે અને કાં તો અમે ગુજરાતના લગભગ 16 જિલ્લાઓમાં કલેક્ટરશ્રીઓને આવેદન આપેલું છે, એમાંની એક કોપી હું લઈને આવ્યો છું। કોઈને જો જોવાનું હોય તો સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ જે છે એમણે સરકારશ્રીને આ કોપી મોકલેલી છે અમારા લેટર સાથે।
કે ભાઈ આ પ્રકારનું હિન્દુ યુનિયનનું એક આવેદન આવેલું છે, જેની સાથે એક કોપી મેળવીને અમે તમને મોકલીએ છીએ. આ લોકોએ કાનૂની માંગ કરી છે. આવા જિલ્લાઓમાં જ્યાં અમારા આવા આવેદનને ત્યાંના કલેક્ટરોએ, ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટોએ સંજ્ઞાનમાં લીધેલું છે, એવી જગ્યાએ અમે લોકો આગામી કાર્યક્રમોના અંતર્ગત એવા વિક્ટિમ પરિવારોને ત્યાં લઈને અમે ધરણા કે બેસવાનું ગાઈડલાઈનનું પાલન કરતાની સાથે આવું આયોજન અમે કરેલ છે અને એ ડિક્લેરેશન અમે બધા 18 तारीख પછી કરશું. अच्छा, आपने डायरेक्ट सरकार से कभी भी ये कानून बनाने के लिए आपने बोला है सरकार को? डायरेक्ट कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ, पॉलिटिकल जो सरकार जो बैठी है उसको आपने क्या कोई आज मैं कह रहा हूँ, मैंने सरकार को ऑन पेपर 3 से 4 बार मेल किया हुआ है. प्रदीप सिंह जाडेजा साहब को मैंने बैठ करके बात करके उनको लेटर दिया हुआ है. और उसके बाद सरकार के पास जाने की एक परिपाटी होती है, पहली सीढ़ी होती है. पहली सीढ़ी हम चढ़े हैं कि हमने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करके लेटर दिया हुआ है. आनंद में दिया है, बड़ौदा में दिया है, अहमदाबाद में दिया है, जो मुख्यमंत्री श्री को संबोधित करके दिया हुआ है. अच्छा, और कितने केसेस आपकी नजर में आए हैं? 5 साल में कितने केसेस? 5 साल में नाबालिग लड़कियों के और बालिग जो है, नाबालिग लड़कियां लगभग 79 पिछले 3 सालों में हम लोगों के पास केस आए हुए हैं. और बालिग और गृहिणी जिसको कहते हैं, जो 32-35 साल से ऊपर उम्र होती है, एक केस 40-42 साल की उम्र का हमारे पास आया. वो सैकड़ों से ज़्यादा है, लगभग 250 केसेस तो हमारे पास इस तरह के आए हैं. जो गृहिणियां हैं, 2 बच्चों की माँ है. अभी जो मैंने आपको भरूच का मामला बताया, वो लड़की 2 बच्चों की माँ है. उसकी कम से कम 35 साल उम्र है और एसपी के पास तपास है. 1 महीना हो गया, कुछ नहीं कर पा रहे. अच्छा, છેલ્લા અમદાવાદની વાત કરીએ તો છેલ્લા એક અઠવાડિયાની અંદર આવા કોઈ કિસ્સા આપની સામે આવે છે? છેલ્લા અઠવાડિયામાં અમદાવાદમાંથી આપણી પાસે લગભગ 7 કિસ્સા આવ્યા છે. नाबालिग છે? એક છોકરી નાબાલિગ છે અને બાકી 6 બાલિગ છે. अच्छा, આ તમે કાયદો લાવવા માંગો છો તો અત્યારે પ્રેઝન્ટ અત્યારે જે કાયદો છે, પ્રાવધાન જે છે એ ઇનફ છે? તમે શું લાગે છે ક્યાં ખામી છે કે જેના લીધે ખામી મેં તમને સૌથી પહેલી ખામી મેં તમને બતાવી દીધી કે પોલીસ એફઆઈઆર નથી, શેનો કાયદો છે? એ તો સિસ્ટમની ફેલિયર છે. કાયદામાં ક્યાં એ સિસ્ટમ કાયદો બનાવતી નથી, સિસ્ટમનું ફેલિયર છે કે એ નથી લેતા. હું તમને એ જ કહું છું, મેં તમને પહેલા શું કીધું કે તમે કાયદો બનાવો. વી ડોન્ટ નીડ એક્ટ. કાનૂનની અમારે જરૂર નથી. જો તમારી પાસે કાનૂન છે તો તમે એક્શનમાં કેમ નથી આવતા? એટલે લવ જિહાદ માટે પ્રોપર કાયદો બનાવો. જેના માટે મેં મારા મંતવ્યો તમને સૂચવ્યા છે कि भाई सबसे पहले तो रजिस्ट्रार ऑफिस को उस कायदे के अंदर, ये लोग जो अभी कायदा है तुम्हारे पास, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के हिंदू लड़की को लेकर मुस्लिम लड़का आवेदन दे देता है, तो कायदा कहाँ है आपके पास? आप उसको वहीं से रिजेक्ट करो. आपके कानून में ये होना चाहिए कि भाई विधर्मी लड़का मुस्लिम लड़की को ले जाकर के वहाँ शादी के लिए आवेदन नहीं दे सकते. लेकिन शादी तो जो है वो दो लोगों की आपस की बात है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ये फ्रीडम उनको सबको मिलता है कि वो दो व्यक्ति है, उनकी आपस की बात है. लेकिन अगर किसी एक धर्म पर प्रतिघात हो रहा है तो हमको ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना चाहिए. क्या बदला नहीं गया है? तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंजेस हम चेंजेस मांगते हैं. अगर आप कहते हैं, अगर मैंने आपको पहले कह दिया कि ये जो मीडिया है देश का चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है, अगर मीडिया हमसे ऐसा सवाल करता है तो मेरा उत्तर यही है कि अगर ये घटनाएं रुकती हों देश के संविधान में चेंज करके, आर्टिकल्स को चेंज करके अगर ये घटनाएं रुकती हों तो ये आर्टिकल हमको चेंज करने चाहिए. देश के संविधान को किसी एक धर्म पर अतिक्रमण दूसरा धर्म करे, वो माइनॉरिटी में है, हम मेजोरिटी में हैं. केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले जी अभी 4-5 दिन पहले आए थे. उन्होंने लव जिहाद के बारे में ऐसा कहा कि सर्कुलरिज्म जो मैरिज होता है उसमें अगर धर्म परिवर्तन नहीं होता है तो वो मैरिज एक्सेप्ट है. उसके बारे में क्या कहें? लेकिन ये धर्म परिवर्तन करते हैं. ये एक्चुअली अगर धर्म परिवर्तन नहीं होता है तो मैरिज एक्सेप्ट है. ऐसे हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करता हूँ, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते. ऐसे लगभग डबल डिजिट्स में नेता होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, सेंट्रल केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके जो भाई मुस्लिम लीडर मुस्लिम है, वो हस्बैंड मुस्लिम है लेकिन उसकी जो पत्नी है वो हिंदू है, पर वो उस परिपाटी को, हमारे उस सभ्यता को निभा रहे हैं, तो वो मैरिज एक्सेप्टेबल है. लेकिन आप उस परिवार पर, उस लड़की पर घात करने के लिए, भाई उसने बता करके शादी की है कि मैं हुसैन हूँ और वो शादी कर रहा है, तो उसमें हमें आपत्ति नहीं थी. लेकिन उसने झूठ बोल करके और प्रताड़ित करने की दृष्टि से जो काम किया है, ऐसे मैरिज एक्सेप्टेबल नहीं. हम कानून उनके लिए चाह रहे हैं. શૈલેન્દ્રજી, ઉત્તર પ્રદેશમાં જો આવો કાયદો બની શકતો હોય તો ગુજરાતમાં કેમ નહીં? બંને જગ્યા ભાજપની સરકાર છે, શા માટે?
ગુજરાતમાં કાયદો કેમ નથી બની શકતો એ જવાબ હું નહીં આપી શકું, કારણ કે હું બી તમારી જેમ જ આ વસ્તુ પૂછવા જ બેઠો છું કે ભાઈ ગુજરાતમાં કાયદો અત્યાર સુધી કેમ ના બન્યો. યુપીમાં બની શકતો હોય, એમપીમાં તૈયારી થઈ શકતી હોય, તો અહીંયા ગુજરાતમાં કેમ નહીં થઈ શકતી હોય. અને ગુજરાતમાં થશે, અમારી સરકારથી અપેક્ષા છે. હું બી તમારી જોડે જ છું. મેં આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ એટલા માટે જ કરી છે, જે તમારો પ્રશ્ન છે એ જ મારો બી પ્રશ્ન છે કે ભાઈ કેમ ના બની શકે, તમારે બનાવવું જ પડશે. ચંદ્રકાભાઈ, કાયદો બની જાય છે, અસાન ધારાનો બી કાયદો બનેલો છે, લવ જેનો કદાચ કાયદો બની જશે, અસાન ધારો છે તો બી ટ્રાન્સફર થાય છે બધું. તો કાયદો બનાવવા પછી પણ જો આ વસ્તુ થતી હોય તો પછી કાયદો બનાવીને આગળ શું? તો આપણે એને સિસ્ટમનું ફેલિયર કહી શકીએ. તો કાયદાના અમલીકરણ માટે સરકારે ભાનપૂર્વક કામ કરવું પડે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક એવું નથી લાગતું કે 20% જે આપણી પર હાવી થઈ રહ્યા છે તો એના કરતાં 80%ને આપણે એક કરીને કંઈક આગળ કરી શકીએ તો કાયદાની બી જરૂર ના પડે મારા ખ્યાલથી. તો અમે એટલા માટે જ તો ભેગા થયા છીએ. મેં તો એટલા એ જ વસ્તુ મેં પહેલાં કીધી કે જો સરકાર કરતી હોય તો સારું છે, નગર 18 તારીખ પછી અમારી ગાઈડલાઈન પ્રમાણે અમુક કામ કરશું, એ 20% અમારી ઉપર કઈ રીતે હાવી થઈ શકશે? અમે 80%માં છીએ